नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा बना हुआ इस समय कनाडा और भारत का। जी हाँ, कनाडा की बात करें तो इस समय कनाडा जो है सुर्खियों में है, क्योंकि वहाँ पर खालिस्तान आतंकियों के कुछ लोग हत्या होने के बाद जो है वहाँ की सरकार जो है भारत के खिलाफ खड़ा हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में कनाडा जो खालिस्तानी समर्थक है उनकी सपोर्ट क्यों कर रही है? क्या मजबूरी है कनाडा के सामने? एक पश्चिमी स्ट्रांग देश जो आज पूरी दुनिया जो है भारत के पीछे खड़ी हुई है, लेकिन कनाडा जो है कुछ लोग जो जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं उनके मारे जाने के बाद जो है काफ़ी भारत से नाराज दिख रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और ये मामले का इसका आगे का सोल्यूशन क्या हो, किस तरह होगा। सर, आपका स्वागत है हमारे साथ। विवेक जोशी जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, पिछले वीडियो में हमने इनका नाम जो है डालना भूल गया था, यानी अनिल थत्ते जी के नाम पर ये इनका वीडियो डाल दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। और आगे जो है हम अपने वीडियो के बारे में चर्चा करूँगा। और एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो देखने से पहले आप जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है जितने भी करंट मुद्दे हैं उसके ऊपर हम जो है विश्लेषण करते हैं और उसके पीछे की जानकारी जो है लाने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर, आपने भी देखा होगा कि एक पिछले 10 दिन से जो है कनाडा और भारत के पीछे जो है एक वाक युद्ध शुरू हुई है जी। कुछ खालिस्तानी समर्थक लोगों की हत्या किए जाने के बाद आखिर में कनाडा क्यों उनका सपोर्ट कर रही है और क्यों भारत से नाराज दिख रही है? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर जो कनाडा और भारत के बीच में इस समय जो वाक युद्ध चल रहा है, जो आपस में मुख्य लड़ाई चल रही है जी, वो लड़ाई आप खाली खालिस्तान मूवमेंट के हिसाब से मत देखें। आप उसको एज ए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इस समय चल रही है देश विदेश में, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ डेट्स बताता हूँ। सर, 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर का ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ अराजक तत्वों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जी। ये जो निज्जर साहब हैं, ये बेसिकली एक खालिस्तानी आतंकवादी थे जिन्होंने कनाडा में पनाह ले रखी थी और एक गैंगवार के तहत इनका मर्डर हो जाता है। लेकिन हम इसको निज्जर साहब क्यों कहेंगे? हमको निज्जर ही कहेंगे। अब सर जीवित नहीं है, जीवित नहीं तो क्या, अगर कोई आतंकवादी है तो उसको साफ करना हमारा काम नहीं है। नहीं, ठीक है, वो आतंकवादी हैं, मैंने इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं। लेकिन अब क्या है, हिंदुस्तान में सर एक सभ्य भाषा में जब कोई व्यक्ति भ्रम में लीन हो जाता है तो हम उसके बारे में बुरी बात कहना थोड़ा अवॉइड करते हैं। कल को दाऊद अगर मारा जाएगा तो क्या दाऊद साहब बोलेंगे आप उनको? नहीं, दाऊद साहब नहीं बोलूंगा सर, दाऊद साहब नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको मैंने बोल दिया। फिर भी आप देखिए, 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को पर अटैक होता है और वो मार दिया जाता है। उसके बाद 8 सितंबर 2023 को, जी आप देखिएगा, तारीख देखिएगा, जून से 8 सितंबर 2023 तक जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बोलते हैं। 8 सितंबर 2023 को ये हिंदुस्तान आते हैं G20 समिट में। बिल्कुल। इनके खूब बेइज्जती होती है। किस बात को लेके? बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से, जिसमें एक मुख्यता यह है कि भाई हिंदुस्तान इन्हें शुरू से कह रहा था ये जो खालिस्तानी मूवमेंट आपने वहां चला रखा है, आप क्या खालिस्तान बनना चाहते हैं? रिपब्लिक ऑफ कनाडा की जगह आप क्या रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान बनना चाहते हैं? तो आप इसको रोकिए, आप अपनी धरती को एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल मत करने दीजिए, आप इनको रोकिए। जिसकी वजह से इनकी खूब बेइज्जती हुई। इनकी बेइज्जती इनके पत्रकारों तक ने करी। जब ये यहाँ से वापस गए, वापस फिर इनका जहाज खराब हो गया, वो भी मीडिया में बहुत चला कि इनका जहाज खराब हो गया। उसके बाद जब ये यहाँ से वापस गए तो वहां की प्रेस ने भी इनका पीछे हाथ धो के पड़ गई, और जिनके इनके अपोजिशन में थे वो भी इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। तो इन्होंने 23 सितंबर 2023 को अपना पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि हमारे पास हिंदुस्तान के खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हिंदुस्तानी एजेंसीज का हाथ है, जिसमें मुख्यतः रॉ को समझ लीजिए, आईबी को समझ लीजिए या किसी और को समझ लीजिए। तो ये इन्होंने 23 सितंबर 2023 को कहा। अब मैं आपसे और आपके दर्शकों को एक बात बताता हूं कि साहब 18 जून 2023 को निज्जर को मार दिया,
उसके बाद जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, चौथा महीना आ गया। चौथा महीना आ गया। ये 4 महीने में आपके पास ऐसी क्या इन्वेस्टिगेटिव इंफॉर्मेशन आ गई कि आपने कहा कि नहीं नहीं इसमें तो ये हिंदुस्तानी रॉ एजेंसी जो है वो शामिल है और हम यहाँ से इनका एक डिप्लोमेट जो है हम उसे बाहर निकालते हैं। ये इन्होंने कहा, क्यों कहा होगा आप सोचिए इसके बारे में। अब आपको मैं बताता हूँ, विश्व में एक नेटवर्क है जिसको 5 आईज नेटवर्क कहते हैं, 5 आंखों का नेटवर्क। ये बनाया किसने? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये 5 जो इंग्लिश स्पीकिंग टेरिटरीज हैं वर्ल्ड में, जो 5 जो देश हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, ये वो 5 लोगों की वो है। और ये लोग 5 लोग जो हैं ये आपस में जासूसी करते हैं पूरे विश्व की, और आपस में जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देती हैं। इन्होंने अलग अलग जगहों पर लिसनिंग डिवाइसेस लगा रखे हैं जो सुनते हैं सब। हाँ सुनते हैं, जो आप और हम मोबाइल में बात करते हैं वो सब तो सैटेलाइट के थ्रू ही जाती है। बिल्कुल। तो आपने वो पिक्चर देखी होगी अय्यारी, जिसमें दिखाया गया है कि भाई एक फौजी जो है हिंदुस्तान का वो कान पे लगाकर सुनता रहता है कि कौन क्या कह रहा है, फोन टैपिंग जिसको देसी भाषा में कहते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये 5 देशों में से, जिसमें मैं कनाडा को नहीं मानता हूं, या तो अमेरिका ने या ब्रिटेन ने या ऑस्ट्रेलिया ने या न्यूजीलैंड ने, इनको ये इंफॉर्मेशन दी जस्टिन ट्रूडो को, और इन्हें ये टाइम बताया कि तुम इस समय पे ये बात बोलो। देखिए इस समय पे विश्व में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से जो चल रहा है, एक तो पूरा विश्व कि मैक्सिमम कंट्रीज अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट खड़े हैं, पूरे विश्व की मैक्सिमम कंट्रीज यूरो के खिलाफ खड़े हैं, चाइना उभर रहा है, उसके साथ में और जो चीजें चेंज हो रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनने की भी तैयारी हो रही है। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो भी कह रहा है कि हम सब यूनाइट होकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बन जाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप ये चीज देखिए, फिर क्या हुआ कि हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ता जा रहा है। बाकी का जो विश्व है उसको हिंदुस्तान आज की डेट में क्यों चाहिए? क्योंकि उसको चाइना के साथ लड़ने के लिए एक साथी चाहिए जो चाइना के सामने खड़ा हो सकता है, और उसमें पूरे विश्व में चाइना के साथ लड़ने की ताकत सिर्फ हम में है। जो जज्बा है वो सिर्फ हम में और हमारे फौजियों में, बाकियों में किसी में नहीं है। तो इसकी वजह से भारत का जो पलड़ा भारी हो रहा है वो उठता जा रहा है। अब वर्ल्ड में डिप्लोमेसी में सर ये लोग क्या करते हैं, ये बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। सब लोग G20 में आए, G20 में इन्होंने कॉमन स्टेटमेंट साइन किया और चले गए। जाने के तुरंत बाद वियतनाम में जो बिडेन ने कुछ बयान दिए, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो वहां जाके बयान देते हैं कि हिंदुस्तान इस चीज में शामिल है। मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान की एजेंसी जो है इस चीज में शामिल है, क्योंकि ये इन्होंने बिडेन जो है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने ये चाल ट्रूडो को सामने रख के खेली कि भाई इंडिया को हमें कंटेन भी करना है और साथ में इंडिया को हमें गुड बुक्स में भी रखना है। तो ये जो इशू है, जो खालिस्तान का इशू है, ये इस तरह से शुरू हुआ। और इसकी टाइमिंग आप देख लीजिए, 18 जून, 8 सितंबर और 23 सितंबर जी। अब ट्रूडो जब यहां से वापस जाते हैं, उनके ऊपर भी एक अलग से प्रेशर बनता है कि सर मैं बेइज्जत होकर आ गया तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने वहां जाके बयान दे दिया। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में मैं इसको देखता हूं। लेकिन आपका जो प्रश्न है खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, आप ये सुनिए, खालिस्तान मूवमेंट जो है हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में कैसे शुरू हुआ जी। सर पहले यूनाइटेड पंजाब था, आजादी से पहले 1947 से पहले यूनाइटेड पंजाब था। और ये जो यूनाइटेड पंजाब जो हमारा था, ये 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था। मतलब आज का जो जर्मनी है, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिला के हमारा पंजाब उससे बड़ा था। इसका कुछ भाग हिंदुस्तान में आ गया और कुछ भाग इसका पाकिस्तान में चला गया। ननकाना साहब जो हैं वो वहां चले गए। महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी लाहौर, वो भी पंजाब में चली गई। हमारे पास बाकी का पंजाब आ गया जी। उसके बाद ये एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको ये बोलते हैं पंजाबी सूबा मूवमेंट। पंजाबी सूबा मूवमेंट में क्या हुआ, पंजाबी स्पीकिंग जो एरिया था, उन्होंने कहा कि सर हमें ऑटोनॉमी दो, और ऑटोनॉमी के साथ साथ आप हमें ये दीजिए, राइट्स दीजिए कि हम अपना संविधान बना सकें जी। उसके बाद पंजाब जो है उसको 3 स्टेट्स में तोड़ा गया, जिसमें पंजाब था, आज का जो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ये 3 स्टेट अलग अलग हुए जी। उसके बाद जो है एक अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन पास हुआ सर
जो आज का जो अकाली दल है उसके लीडर थे, जिनका नाम है सरदार साहेब गुरचरण सिंह तोहरा। उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवाया था 1973 में, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि भाई हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी दो और जो पंजाबी स्पीकिंग जो एरिया है उसको आप रिकॉग्नाइज करो और हमारा अपना संविधान होगा, ये चाहते थे। उसके बाद आप देखिए 1984 में और 1986 में हिंदुस्तान में दो बड़े ऑपरेशन हुए। एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और एक ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। ब्लैक थंडर तो हिंदुस्तानी कमांडोज ने किया और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो एक तरह से लड़ाई जो है पूरी की पूरी इंडियन आर्मी ने लड़ी, जिसमें हमारे टैंक वगैरह सब तैनात हुए और उसका खमियाजा जो है इंदिरा गांधी जी ने भुगता। अब इससे पहले की बात जो है ये क्या हुआ, जब इन्होंने खालसा पंथ के लोगों ने ये मूवमेंट चालू किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं, हर खालसा खालिस्तानी नहीं है, लेकिन हर खालिस्तानी खालसा है, क्योंकि खालसा पंथ सरदार साहब के साथ जुड़ा हुआ है जी। मतलब वो सिखिज्म को मानते हैं। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी सिख भाई हिंदुस्तान में रहते हैं उनमें से कोई भी खालिस्तानी नहीं है। जो थे वो चले गए अपनी ससुराल, जिसको कनाडा बोलते हैं सर, और आने वाले टाइम में कनाडा में ही खालिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, ये भी आप मान के चलिए। तो इन्होंने मतलब अब ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जितने भी आप चैनल देखेंगे, जिधर से भी आप जानकारी एकत्र करेंगे, कहीं ना कहीं भिंडरवाला को खड़ा करने में संजय गांधी जी का और इंदिरा गांधी जी का हाथ था। पहले इन्होंने उसको इस्तेमाल किया, बाद में भिंडरवाला खुद ही अकालियों के साथ मिल गया और फिर इसने 1984 में जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तब सर इसने क्या किया, ये इसने अपना गढ़ जो है स्वर्ण मंदिर में बनाया, जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर बनाया जी। गोल्डन टेम्पल में इसने, अब गोल्डन टेम्पल में बन गया सर, वहीं से आदेश आने लगे। तो जितने भी सिख भाई जो थे, जो सिख पॉपुलेशन थी, उन्होंने ये समझ लिया कि भाई ये आदेश हमें स्वर्ण मंदिर से आ रहे हैं तो हमें इन्हें मानना पड़ेगा जी। इसको कर्टल करने के लिए हिंदुस्तानी फौज वहां घुस गई और जो हुआ वो सबको पता है। उसके बाद भिंडरवाला जी मर गए और फिर ये जो मतलब पंजाब में जो आतंकवाद का दौर चला वो चला। फिर हिंदुस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन रक्षक के तहत इसको दबा दिया, जिसमें केपीएस गिल भी थे। तो बाकी के जितने लोग थे जो इस चीज से सिंपैथाइज करते थे, जो बच गए वो यहाँ से भाग गए कनाडा। 3-4 जगह भागे, कुछ भागे कनाडा, कुछ भागे इंग्लैंड और कुछ बचे ऑस्ट्रेलिया। ये 3 जगहों में ये मिलते हैं। अब मैं आपको अगर भारत की सिख पॉपुलेशन के बारे में बताऊं तो आज की डेट में हिंदुस्तान में 2 करोड़ सिख समुदाय के लोग रहते हैं। 2 करोड़ पंजाब और पूरे हिंदुस्तान, मेनली पंजाब में रहते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान में मिला के 2 करोड़ रहते हैं। अब सोचिए सर, खालिस्तान की जब इन्होंने बात करी तो उसमें वो पार्ट भी इंक्लूडेड था जो पाकिस्तान में है जी। पाकिस्तान इनके साथ हो लिया और पाकिस्तान में जिस समय पार्टीशन हुआ था उस समय कितने सिख थे मुझे पता नहीं, लेकिन आज के सेंसस में पाकिस्तान में सिर्फ 35 से 40 हजार सरदार फैमिलियां बची हुई हैं, बस 35 मतलब लाख भी नहीं। कहाँ गए वो? लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे हम हिंदुस्तान, तो इस चीज पे चलते हुए पाकिस्तान ने इन लोगों को सपोर्ट करना चालू किया कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन इंडिया को हमें डैमेज करना पड़ेगा। ये तो पाकिस्तान पहले से ही आते थे, जो इंडिया का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दोस्त बन जाता है। अब ये सब वहां चले गए सर। यहाँ पे इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट या पंजाब आतंकवाद जो है सब समाप्त हो गया, सब बड़े आराम से प्यार से रह रहे हैं। लेकिन अब जो इशू आता है, जब ये कनाडा में पहुंच गए तो कनाडा का संविधान जो है, जिसकी आज जस्टिन ट्रूडो दुहाई देते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे वहाँ तो फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली है। अरे पीसफुल असेंबली तुम्हारे वहाँ है, इसका मतलब थोड़ी कि तुम हिंदुस्तान पे हमला करवाओगे जी। आप वहाँ इकट्ठे हो, जो मर्जी करना है करो। उसके बाद इनके वहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स है इनके संविधान के आर्टिकल 2 के हिसाब से बता रहा हूँ सर। संविधान में इनमें लिखा है कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स, हम जो मर्जी आए वो सोच सकते हैं, हम जो मर्जी आए वो बिलीव कर सकते हैं, हमारा ओपिनियन, हमारी प्रेस, सबका फ्रीडम है जी। तो ये राइट्स जो हैं ये वहाँ चली गई। और जब मैक्सिमम टाइम पर ये जो खालिस्तानी आतंकवाद से लिप्त जो लोग वहाँ रह रहे हैं, ये वहाँ के सिटीजन बन गए, तो अब ये दुहाई देते हैं कि हम कनाडा का संविधान मानते हैं और हम कनाडा के पास रहते हैं। अब इसमें भी एक बात है सर, कनाडा में टोटल सिख पॉपुलेशन 7.7 लाख है, 7,70,000 बस। और टोटल हिंदुस्तानी आदमियों की पॉपुलेशन 1.8 लाख है, मतलब 18 लाख की है। मतलब 50% जो है उसमें
सिख भाई हैं, और उस 50% में भी 10 या 15% लोग होंगे जो खालिस्तान की बात करते हैं, बाकी को किसी को कुछ लेना देना नहीं है जी, सब कमाने खाने गए अपना। अब ये मैंने आपको जो 4-5 नाम बताए, जैसे यूरोप की कंट्रीज हैं या कनाडा है या ये है, इनमें ना एक बीमारी है जी, उस बीमारी को ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहते हैं। ये जैसे ही कहीं कुछ हुआ ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, ये कहते हैं ठीक है तुम हमारे वहां आ जाओ, हम तुम्हें पॉलिटिकल असाइलम देंगे। इन्होंने पाकिस्तान से लोग अपने वहां मंगाए, इन्होंने सोमालिया, मोगादिशु और ये सब जो भी कंट्रीज जहां भी ये कहते हैं कि जो भी त्रस्त हो रहा है वहां की गवर्नमेंट से, वो हमारे वहां आओ, हम तुम्हें पॉलिटिकल असाइलम देंगे, हम तुम्हें सिटीजनशिप देंगे, हमारे वहां देखो। सर इसका नतीजा ये हुआ कि वहां का जो पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक्स है वो चेंज होने लग गया जी। जो पॉपुलेशन जिस समय कुछ हजारों में रही होगी सिखों की, आज वो 7.7 लाख हो चुकी है, 7,70,000 हो चुकी है। उसी तरह से आप देखिए अब आज ये आपको खालिस्तान कहाँ बनाना है? इंडिया में। इंडिया में सोच रहे हैं। हाँ, विरोध कहाँ होना चाहिए? हिंदुस्तान में। कर कहाँ रहे हो? कनाडा में। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि दूसरा आदमी आपको अपने हित को साधने के लिए इस्तेमाल यूज कर रहा है। इसके बाद सर मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी समस्या चली जिसको ग्रूमिंग गैंग्स के नाम से जाना जाता था। वहां पे पाकिस्तानी मुसलमानों ने जाकर इन्होंने वहां की बच्चियों के साथ बलात्कार करना, उनको ग्रूम करना। क्यों ग्रूमिंग गैंग्स करते थे? क्योंकि उन बच्चियों को पहले शराब की, इन चीज़ों की लत लगाते थे, नशे की लत लगाते थे, उसके बाद उन बच्चियों के साथ बलात्कार करते थे, फिर गैंगरेप करते थे, फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन में डालते थे। अब प्रॉब्लम इन कंट्रीज की ये है जो जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने इन्हें भर तो लिया अपने वहां पर, जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं दूसरे धर्मों के। अब ये इन्हें निकालने से इसलिए डरते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा हो चुके कि कम से कम ये इनकी 10 से 15 सीटें वहाँ पे आ जाती हैं। जैसे आज की डेट में जो खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है उसकी 16 सीटें हैं और ट्रूडो ने उसके साथ हाथ मिला रखा है, सरकार बना रखा है, सरकार बना रखी है। तब वो 16 लोग अपना उससे समर्थन वापस ले लें तो सरकार गिर जाए। तो ये बस ट्रूडो के सामने ये मजबूरी है सरकार बचाने की, उसकी मजबूरी सरकार बचाने की है। इसके पिताजी के टाइम पे, जब इसके पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, तब वो जो हवाई जहाज दुर्घटना हुई थी वो इसके पिताजी के टाइम पे थी, और तब इन्होंने उस आतंकवादी को हमें सौंपने से मना कर दिया था। तो आप समझ लीजिए कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये कैसे चलता है। अब इन लोगों की समस्या ये हो चुकी है, ना इनके नेवला जो है इनके गले में जाके फंस गया है, ना ये अंदर जाएगा ना ये बाहर निकलेगा। तो और अब उनको प्रोटेक्शन देना भी उनकी मजबूरी हो गई है, कनाडा की उनकी मजबूरी है। अब सर आज 2 दिन पहले की बात है, इन्हीं के पॉलिटिकल अखबारों में, टीवी में खबर आई और एक वीडियो आया जिसमें ये गुरपरन सिंह पन्नू नाम का जो आतंकवादी है जी, ये गुरपरन सिंह पन्नू जो है, इसने खुला बोला कि हाँ जो हिंदू हैं वो यहाँ से चले जाएं। ये टीवी पे इसने बोला। अब इसको कंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? जस्टिन ट्रूडो की है, उसकी पुलिस की। वो तो कुछ करता नहीं, कर नहीं रहा है, वो तो इनका समर्थन करने लगा है सरकार बचाने के लिए। अब जैसे इसको निज्जर को इन्होंने मारा, अभी 2 दिन पहले एक आध आदमी को और मार दिया, तो अब इन्होंने इल्जाम लगा दिया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर। देखिए ये तो मैं मना नहीं करता कि जो विश्व की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस तरह के एग्जीक्यूशंस में मतलब पार्ट लेती हैं जी। भाई CIA जो अमेरिका की है उसकी तो सर हिस्ट्री रही है लोगों को मरवाने में, राजाओं को मरवाने में, मतलब सरकारें चेंज करने में, उसकी तो हिस्ट्री रही है। उसके बाद मोसाद रही है, उसके बाद रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि इसमें हमारे देश के जो इंटेलिजेंस एजेंसी इनका हाथ है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी चल गई कि एक टैगलाइन आई, इज रॉ द नेक्स्ट मोसाद। मोसाद इजराइल की एजेंसी है। मोसाद इजराइल के साथ जिसने भी दुश्मनी ली, मोसाद ने उस आदमी को जहां भी मिला वहां घुस के मारा। बिल्कुल, देश के अंदर मोसाद फेमस है। और फिर वो कोई पकड़ नहीं पाया उनको आज तक। तो आज उसी राह पे ये लोग कह रहे हैं रॉ चल रही है। तो ये जो हिंदुस्तान में जो मीडिया जो टीवी पे बैठ के बात करते हैं या जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड लोग हैं यहाँ पे, जब वो बोलते हैं वो भी जिम्मेदारी से बोले। वो तो बोल ही रहा है, आपने भी बोल दिया तो 1+2 सपोर्ट मिल गया। तो ये सारी चीजें, बट ये जो कुछ भी इन्होंने इशू खोला है खालिस्तान का और बोला है कि इंडियन एजेंसी लिखते हैं,
ये खालिस्तान मूवमेंट से ज्यादा हिंदुस्तान को कंटेन करने की साजिश है, जिसके तहत ये हो रहा। नहीं तो जस्टिन ट्रूडो को 23 सितंबर को 2023 को ये भाषण देने की क्या जरूरत पड़ी थी कि हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं था। भाई आज सर कोई मर्डर हुआ जी, तुम तो हमसे बहुत एडवांस हो। अरे हमारी थाने की पुलिस दूसरे से तीसरे दिन में मर्डर करने वाले को उठा लाती है कि ये है मर्डर करने वाला। भाई तुम्हारे वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड, तुम्हारे वहाँ जर्मनी, तुम्हारे वहाँ फ्रांस, तुम्हारे पास संपन्न देश है, संपन्न देश है, तुम्हारी पुलिस आगे। गिनती के 4 करोड़ की पॉपुलेशन, तो जो आदमी इसका मर्डर करा वो वहां से भाग भी गया और इन्हें पता ही चला। आज तक नहीं पता चला, आज तक नहीं पता, खाली अंदाजा लगा रहे हैं ये हो सकता है वो हो सकता है। तो ये एक बिडेन की साजिश है कि भारत को इस तरह से उलझाएं, और दूसरा भारत के बढ़ रही नाम और अर्थव्यवस्था को कैसे दबाया जाए उसका साजिश हो सकता है। दूसरा जस्टिन ट्रूडो अपना बदला जी निकाल रहा है जो यहाँ G20 में हुआ, तो उसको भी डिफ्लेक्ट करना है ना सर। सारी प्रेस उसके पीछे पड़ गई वहां की, वो है तो वहां का प्रधानमंत्री, क्या करे। तो उसने ये नया गेम खेला कि चलो भाई मैं अपना प्रेशर डिफ्लेक्ट करने के लिए ये बोल दूंगा। अब कुछ दिनों तक पूरा का पूरा जो मीडिया है वो यही बात करता रहेगा कि हिंदुस्तान ने मारा, हिंदुस्तान ने मारा, हिंदुस्तान ने मारा। बाद में सब ये भूल जाएंगे कि भाई जस्टिन ट्रूडो कनाडा से इंडिया आया था, G20 में बेइज्जती करा के चला गया। बाकी इसके पीछे और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर इसके पीछे, न कुछ होने वाला। ये कोई पहली किलिंग नहीं हो रही सर। इससे पहले एक अदनान खाशोगी की किलिंग जो है, इसमें UBS जी सलमान जो अपने क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, उनका नाम आया, मोहम्मद बिन सुल्तान। लेकिन अब इसमें एक और दूसरा नाम जुड़ गया है कि जो वैष्णवी ग्रुप है जो जेल में बंद है, वो अब अपने आप को ये नाम जोड़ रहा है कि मैंने मारा है उसको। ये क्या चक्कर है? क्या ये भी अपने आप को हाईलाइट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? सर उसको तो देखो, जो गैंग होते हैं ये क्या करते हैं सर। लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, वो खुद तो इतने साल से जेल में पड़ा है जी, बाहर निकल के क्या करेगा। तो चलो अभी सर अपन को, मेरे को हवा बनानी है, हीरो बनना है, कह दिया हाँ भाई इसको तो मैंने मारा जी। अभी वो जो मूस वाला जो जिसका मर्डर पंजाब में हुआ था, अभी उसमें ये बोलते हैं कि भाई ये लोग शामिल थे। इसने बोला कि मैं सलमान खान को भी मारूंगा, लेकिन कर डालिया में जो बम रखा गया था, जो जिलेटिन स्टिक, उसमें भी वो बोल दिया था कि मैंने रखा था। तो वो तो अंदर बैठा है। अगर उसने ये बोला कि सर मैंने ये हरदीप सिंह निज्जर को मैंने वहां जाके मेरे आदमियों ने मारा, तो समझो कि सर वो फिर अगर किसी को फोन करेगा तो 1-1.5-2 करोड़ रुपए का हफ्ता वो किसी से भी वसूल लेगा। उसने मारा या नहीं मारा वो पता नहीं, वो बात की लेकिन हाँ मैंने कह दिया मैंने मारा। मतलब वो भी अपने आप को इंटरनेशनल बने रहने के लिए और देश में अपनी गतिविधि कायम रहने के लिए अपना वो उसका एम दाव खेल रहा है। इंटरनेशनल बदमाश बनने का, इंटरनेशनल गैंगस्टर बनने का उसका एम है, दाव है उसका पूरा। वो चाहता है कि जो दाऊद का रिप्लेसमेंट हो वो मैं हूँ। भाई दाऊद अब बुढ़ा हो लिया, अब खत्म हो गया, है जिंदा है नहीं है, मर गया, किसी को मालूम नहीं, लेकिन हर एक आदमी को गद्दी का उत्तराधिकारी चाहिए ना जी। तो इसलिए वो अपनी बात कर रहा है। तो इसमें कुछ है नहीं सर। मतलब कैसे इंडियन एजेंसी जो हैं, ठीक है हमारे भी वहाँ के रॉ के अफसर वहाँ तैनात होंगे, हमारे IB वाले वहाँ तैनात होंगे, लेकिन इंडिया एग्जीक्यूशन का काम नहीं करता जी। मतलब किसी को मारने धरने का ये सब काम हमारा नहीं है, हम नहीं करते ये काम। ये जो इल्जाम है ये सरासर गलत इल्जाम है हमारे को। थैंक यू सर। तो समय भी हो गया है, तो हमारा चर्चा यही था कि जो कनाडा और भारत की जो वाक युद्ध चल रही है, इसका अंत क्या होगा? क्या सही में खालिस्तानी समर्थक जो है इसमें भारत में पैदा हो गए हैं, या कनाडा जो है जो समर्थन कर रही है, क्या कनाडा में खालिस्तानी देश बनने की दौर पे चल रही है? इसी पर हम चर्चा कर रहे थे और जोशी जी ने एकदम साफ साफ बताया कि आखिर में पूरा मामला क्या है, जो अभी तक मेरे ख्याल से टीवी में इतना क्लियर या इतना साफ किसी ने बताया नहीं होगा। पहले आपकी मतलब प्रोग्राम खत्म करें जी, तो मैं आपको ये कहूँगा रिपब्लिक ऑफ कनाडा की जगह आज से उसको रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान कहना चालू कर दीजिए, क्योंकि उसकी नियति यही है जी, उसने बनना ही खालिस्तान है। हम तो नहीं बनेंगे, वो जरूर बन जाएंगे। धन्यवाद, आपकी से बात सही हो, क्योंकि यहाँ की मुसीबत अगर वहाँ चली जाती तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि पश्चिमी देश जो है सारी मुसीबतें इधर ही यहाँ मतलब भारत देश को जो है सपोर्ट करके जो है एक तरह समर्थन करती रहती है, और भारत कैसे मुसीबत में पड़े इसका वो लोग हमेशा जो है दाव खेलते रहते हैं। तो यहाँ की मुसीबत अगर कनाडा में चली जाती इससे अच्छा तो शायद कुछ नहीं हो सकता। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अब मैंने पहले बोल दिया हूँ, अगर वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम हर मुद्दे को जो है
बारीकी से जो है नज़र रखते हैं और आपके सामने लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।